हिंदी साहित्य में आज सुनिए वरिष्ठ लेखिका सुषमा मुनींद्र की लिखी हुई कहानी ये इश्क इश्क है इश्क इश्क। सुषमा मुनींद्र जी एक सशक्त कथाकार हैं। इन्होंने अपनी लेखनी द्वारा अपनी कहानियों और उपन्यासों में समाज में व्याप्त कुरीतियों और कुकृत्यों पर सीधे प्रहार किया है। यही कारण है कि पाठक व श्रोता मंत्रमुग्ध होकर इनकी कहानियाँ सुनते हैं। प्रस्तुत है कहानी मेरी जुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। आज संयमी घर खाली कर गई। सप्तपदी में आमतौर पर पूरी रात बीत जाती है। मारवाड़ी धर्मशाला में आर्य समाज पद्धति से किया गया उसका पाण ग्रहण 2-4 घंटे में संपन्न हो गया। संचय इकलौता लड़का है। डरी रहती हूँ हमें छोड़कर अलग ना हो जाए, तो जो बच्चे की इच्छा वही हमारी इच्छा, कहकर संचय सोनी की मां ने कम से कम 2 बार संयमी के पिता गुरु प्रसन्न की नाक काटने की चेष्टा की। तात्पर्य से तमतमा कर गुरु प्रसन्न कहना चाहता था, विप्र कन्या को हत्या रही हो, संचय की अभिलाषा आपकी अभिलाषा क्यों ना हो। संयमी ऐसी बदतमीज ना होती तो इस अभिलाषा पर मैं जिले में आंदोलन करवा देता, लेकिन कह न सका कि अब कहने का कोई लाभ नहीं। उसे अपनी बड़ी बेटियों संजना और संध्या पर गर्व हो रहा है। संयमी के अंतरजातीय विवाह में भागीदारी न कर दोनों ने संदेश दे दिया कायदे से कितनी मजबूती से जुड़ी हैं। विवाह के बाद मध्याह्न भोज हुआ। संयमी, अविनाश, गुरु प्रसन्न, कुल जमा 3 विप्र के अलावा चहुं ओर सोनी ही सोनी उतरा रहे हैं। संयमी विप्र से स्वर्णकार बनते हुए पतित हो चुकी है। विदाई के समय गुरु प्रसन्न ने उसे समीपता नहीं संकेत दिया। मेरे घर से तुम्हारा दाना पानी उठ गया, घुसपैठ की कोशिश न करना। संकेत ग्रहण कर संयमी ने अपनी मां अविनाश को देखा। अविनाश इन दोनों स्तब्ध होने से पहले कातर हो जाती है। उसकी कातरता में आश्वासन है, घर मेरा भी है, जब चाहो चली आना। संयमी अपनी मां अविनाश से लिपट गई। अविनाश उसी तरह अररा कर रोई जैसे संयमी के जन्म पर रोई थी। ऐसे रोई जैसे अपनी विदाई पर रोई थी। ऐसे रोई जैसे उसकी अम्मा अपनी चौथी पुत्री राकेश के जन्म पर रोई थी। संयमी अपने तिरस्कृत जन्म की कथा जानती है। पूरे घर में चहलकदमी कर चहल पहल बनाए रखते हुए धीरे धीरे उसने अविनाश की वैमनस्यता को सौमनस्यता में बदल दिया। अविनाश उसके लिए उदारता से सोचने लगी थी। संजना और संध्या के विवाह जैसे भी हुए, संयमी का विवाह सोच समझकर संचित जमा पूंजी लगाकर इस तरह करेगी कि लगे कुछ किया है। जमा पूंजी नहीं लगी, लेकिन लग रहा है कुछ किया है। संयमी और संचय सोनी के साथ विदा कर अविनाश गुरु प्रसन्न के साथ घर आ गई। लगा घर इस तरह खाली पहले नहीं हुआ था। गुरु प्रसन्न बैठक में रखे दीवान पर निशक्त बैठ गया, जैसे दिवालिया होकर लौटा हो। वैसे भी वो स्कूल से लौटकर बैठक में इस तरह समय बिताता है जैसे बाकी घर से नाता नहीं है। घर में विवाह की तरह तामझाम नहीं हुआ, थोड़े फैलाव हो गया है। अविनाश फैलाव को तरतीब देने की स्थिति में नहीं है। ऐसी थकान महसूस हो रही है जैसे दिनों से संयमी के विवाह का इंतजाम बना रही थी। संजना और संध्या के विवाह में हाड़ तोड़ मेहनत की थी, लेकिन दोनों को मन मुताबिक ब्याह देने के तोष ने थकान का आभास ना होने दिया था। जब ज्ञात हुआ संजना के तीनों नंदे चुड़ैलें, संध्या की सास भूतनी टाइप है, तो अविनाश को लगा था तोष बरगलाने वाला भाव है। कुल दीपक की आस को खत्म कर जन्मी संयमी ने अपना सूत्र बताया था, मेरी नंदे चुड़ैले सास भूतनी बने इसके पहले मैं ब्रह्म राक्षस बन मामला अपनी मुट्ठी में कर लूंगी। अविनाश संयमी के कमरे में आ गई। संयमी ने इस कमरे में लगभग 2 माह की बंदिश सही है। गुरु प्रसन्न मोहब्बत में मुब्तला लड़की को कमरे में बंद रखने जैसा पुराना चलन चला रहा था। संयमी इस तरह आह्लादित हो रही थी कि जैसे बेशुमार सा कुछ पा लिया है। माँ, मुझे अपना कमरा इतना अच्छा कभी नहीं लगा जितना लगने लगा है। कमरे को नई निगाह से देखने लगी हूँ। अविनाश संयमी के बिछावन पर लेट गई। तकिए में जज्ब बादाम के इस तेल की महक संयमी के होने का बोध करा रही है। संयमी ने प्रेम को परिणाम तक ले जाकर अविनाश की उस रिक्ति को भर दिया है जो 35 साल से उसके भीतर लाइफ सपोर्ट सिस्टम की तरह मौजूद है। भौतिक उछाल लेते हुए समय उत्तर आधुनिक हो गया है, पर प्रेम आज भी श्राप मुक्त नहीं हुआ है। 35 साल। अविनाश ने भी प्रेम किया था।
आज भी वो इस बात को लेकर दृढ़ नहीं है कि वो जो था वो प्रेम था। जो भी था, मकरंद की तरह आत्मा को आज भी सुवासित करता है। प्रेम करने का इरादा नहीं था, मजबूत आधार या वचन नहीं था, भागने की मानसिकता नहीं थी। स्पष्ट बात न हुई, नज़दीकियां नहीं बनी, पर बाबू इसे कलंक जैसे व्यापक रूप में देख रहे थे। उस दौर के लोगों की धारणा स्पष्ट थी, प्रेमी नेक इंसान नहीं होता, होता तो इरादे नेक होते। इरादे नेक वाले किसी की बेटी को फुसलाने जैसी हेय हरकत नहीं करते। वैसे उस दौर के सख्त पिता पूरी तरह लुप्त नहीं हुए हैं। गुरु प्रसन्न जैसे मायाधारी के भीतर इस तरह समाये हैं कि अविनाश को बार बार लगता है ठीक सामने गुरु प्रसन्न नहीं, बाबू बैठे हैं। सीलिंग फैन के ठीक नीचे संयमी नहीं, धरती में समा जाने जैसी प्रार्थना लिए वो खड़ी है। वो नानी बन चुकी है, फिर भी कामनाओं का कोई हिस्सा जयदीप टॉकीज के सामने वाली उस सड़क पर अटका है जहाँ से कॉलेज आती जाती थी। कुल दीपक की चाह में जन्मी 4 पुत्रियों में सबसे बड़ी अविनाश। चौथी के बाद अम्मा बाबू ने कुल दीपक की आस छोड़ दी, या ईश्वर ने 5वीं संतान नहीं दी, याद नहीं। पर कुल दीपक के लिए वे इतने अग्रसर रहे कि संतान होने से पहले नाम निर्धारित कर लेते। चारों के नाम पूर्व निर्धारित रखे गए, अविनाश, शैलेंद्र, कमल, राकेश। चारों एक प्रश्न का सामना समान रूप से करती, लड़कों जैसा नाम क्यों है? कुल दीपक की चाह में। कॉलेज में अविनाश की क्लास में एक लड़के का नाम अविनाश था। सर हाजिरी लेते तो कई बार दोनों संवेद स्वर में कहते, यस सर। सर अचंभे से देखते, लड़कियों की बेंच में कौन अविनाश बैठा है? लड़के उचक उचक कर उसे देखते। अविनाश को आरंभ से सबसे बड़ी को सबसे अधिक समझदार होना चाहिए जैसे दबाव में रखा गया था। उसने समझदारी से अच्छे अंक लेकर स्कूल की शिक्षा ग्रहण की। उसके कस्बे नुमा शहर बाबूपुर में मात्र एक महाविद्यालय था। वहाँ ज्ञान अर्जन करते हुए वो बीएससी द्वितीय वर्ष तक समझदार रही। तृतीय वर्ष में जयदीप टॉकीज के युवा मैनेजर ने समझदारी में खलल डाल दिया। बाबूपुर की यह एकमात्र टॉकीज लोगों के लिए बहुत बड़ा आकर्षण थी। तमाम युवाओं की तरह वो भी फिल्मों की दीवानी थी। मुख्य पथ से लगे खुले मैदान में टॉकीज का भवन था। मैनेजर के कमरे की खिड़की मुख्य पथ की ओर खुलती थी। अविनाश अपनी सहपाठिनों निशात, तरंग और बहन शैलेंद्र के साथ टॉकीज के सामने से कॉलेज आती जाती। बाबू फिल्म नहीं देखते थे। अम्मा की कस्टडी में उन बहनों को माह 2 माह में एक बार लेडीज़ क्लास में फिल्म देखने भेजते। बालकनी नहीं थी। बॉक्स का टिकट बाबू की अर्थव्यवस्था से महंगा था। अविनाश को मालूम नहीं था टॉकीज में मैनेजर नाम का जीव होता है। कल्पना में नहीं था कि ये जीव उससे प्रेम करेगा। बीएससी फाइनल में जब पढ़ रही थी तब जाना मैनेजर अपने कमरे की छड़ वाली खिड़की से झांकता है। एमएससी प्रीवियस में जाना दरअसल ये प्रेम का मसला है। शैलेंद्र ने सबसे पहले मैनेजर को झांकते हुए पकड़ा। ये मैनेजर टॉकीज में कम आती जाती लड़कियों पर अधिक ध्यान देता है। आवारा लगता है। सभी को देखता है कि हमारे ही ग्रुप को देखता है? सभी को देखता होगा कि कोई इसे भी देखे। सूरत तो अच्छी है, हम इतना क्यों सोच रहे हैं? बीएससी फाइनल में कयास लगाए गए। पुख्ता सबूत एमएससी प्रीवियस में मिला। अविनाश अम्मा और बहनों के साथ शाम 6 से 9 वाले शो में फिल्म देखने आई। फिल्म को कई दिन हो गए थे। टॉकीज लगभग खाली था। अविनाश को देखकर उतावला हुआ मैनेजर उसके समीप पहुंचा। अविनाश को निर्निमेष देखकर जाहिर किया वो समूह को नहीं, दरअसल पतली लंबी सुंदर अविनाश को झांकता है। आप लोग बॉक्स में बैठे हैं? अविनाश ने त्वरित कहा, टिकट महंगा है। टिकट की ज़रूरत नहीं, आपका नुकसान नहीं होगा। बॉक्स खाली है, कोई नुकसान नहीं। मैनेजर के संकेत पर गेट कीपर ने उन्हें आदर से बॉक्स में बैठा दिया। अम्मा को राजसी बोध हुआ, लेकिन पूछा, अविनाश बॉक्स की महंगी टिकट काहे ली हो? शैलेंद्र का दिमाग शुरू से सक्रिय रहा है। समझ गई। अम्मा मैनेजर की कृपा को नहीं समझी। बोली, अम्मा मैनेजर अविनाश की क्लास में पढ़ता है, बॉक्स खाली था, बैठा दिया, फिल्म देखने में मज़ा आएगा। दूसरे दिन कॉलेज जाते हुए शैलेंद्र ने निशात और तरंग से प्रेम की पुष्टि की। मुझे अविनाश पर गर्व है, इसके कारण कल हम लोगों को मैनेजर ने मुफ्त में बॉक्स में बिठा दिया। निशात रहस्यात्मक भाव से बोली, मतलब मैनेजर हम चारों को नहीं, सिर्फ अविनाश को झांकता है? अविनाश कभी मुझे भी बॉक्स में फिल्म दिखाना। तरंग ने अविनाश को नाच से देखा। हम बॉक्स में बैठेंगे, तुम मैनेजर के साथ इश्क लड़ाना।
अविनाश उस आयु वर्ग में थी जब प्रेम शब्द अजीज लगता है, लेकिन जानती थी बाबू यद्यपि राजस्व विभाग में पेशकार हैं पर तबीयत दरोगा की पाई है। बोली, बाबू खाल खींच लेंगे, बाबू को पता ही न चलने देना। बॉक्स में मुफ्त फिल्म दिखाकर मैनेजर ने हौसला बढ़ा दिया। टॉकीज के बाहर एक किशोर लड़का फिल्मी गीतों की 4 पन्नों वाली पुस्तिका बेचता था। मैनेजर ने किशोर को पर्ची नुमा कागज दिया। किशोर टॉकीज के सामने से गुजर रही अविनाश के पास आया। मैनेजर बाबू दिए हैं। अविनाश प्रकरण समझती तब तक किशोर पर्ची पकड़ा कर सरपट भाग गया। अविनाश का मुख इस तरह विवर्ण हो गया जैसे ठीक अभी संदिग्धों में शुमार हो गई है। बाबूपुर के पर्यावरण को समझती थी। शून्य शून्य में से संदेह बरामद कर लिए जाते हैं। बोली, फाड़ देती हूँ। शैलेंद्र ने पर्ची झपट ली। फाड़ देना, पहले पढ़ लो। लिखा था, तुम्हें रोज़ देखता हूँ, अच्छी लगती हो। मेरा नाम दामोदर दीक्षित है। तुम्हारा नाम क्या है? अविनाश का स्वर ही नहीं, देह भी थरथरा गई। पागल है। निषाद बोली, खिड़की में जाकर कह दो मैनेजर तुम पागल हो। मुझे मतलब नहीं। मतलब नहीं जैसा दावा करने वाली अविनाश की नज़र अक्सर खिड़की पर चली जाती। दृष्टि मिलाप होते ही मैनेजर मुस्कुरा देता, फिर हंसने भी लगा। शैलेंद्र ने कहा, दांत बहुत सफ़ेद हैं। तरंग बोली, सफ़ेदी दिखा रहा है। किशोर फिर पर्ची दे गया। ये मेरे जीजा जी का टॉकीज़ है, मैं यहाँ मैनेजर हूँ। अविनाश पूरी तरह भ्रमित थी। पर्चियों को फाड़ देने की इच्छा होती, फाड़ने लगती तो नाड़ी अनियंत्रित होने लगती, फाड़ ना पाती। खिड़की की ओर देखना न चाहती, अनायास नज़र उधर चली जाती। मैनेजर को उसके आने जाने का समय कंठस्थ हो गया। सुबह 10:30 बजे के लगभग कॉलेज जाती है, शाम 4 बजे के आसपास लौटती है। एक दिन 12:30 बजे उसे लौटते देख वो रूम से बाहर निकल आया। अविनाश के शुरुआती 2 पीरियड थ्योरी के होते, शेष 4 पीरियड प्रैक्टिकल होता। औसत दर्जे के महाविद्यालय की रसायन प्रयोगशाला सुविधा वाली नहीं थी। गैस प्लांट में अक्सर खराबी आ जाने से हाइड्रोजन सल्फाइड गैस न बन पाती। गैस के बिना प्रयोग न होता। विद्यार्थी घर लौट जाते। अविनाश निषाद और तरंग के साथ घर लौट रही थी। अविनाश ने अब तक पर्ची का उत्तर नहीं दिया था, लेकिन विरोध नहीं किया था। इस तथ्य ने मैनेजर को प्रेरित किया। प्रेम करना है तो साहस दिखाना होगा। कमरे से बाहर निकल उसने कलाई घड़ी देखी, 12:30 हो रहे थे। सहसा अविनाश के सम्मुख पहुंच गया। अविनाश ने उसे भरपूर देखा। अच्छे कद और अच्छे चेहरे वाला सांवला युवक। मैनेजर इस तरह मिलनसार होकर पूछने लगा जैसे पूर्व परिचित है, क्लास नहीं लगी? अविनाश ने अनायास ऐसी तत्परता से उत्तर दिया जैसे परिचयों ने समीपता बना दी है। नहीं, घर जा रही हूँ। फिल्म देख लो, अभी शुरू हुई है। नहीं। अच्छी फिल्म है, 12 से 3 वाले शो में बॉक्स खाली रहता है। उस दौर में फिल्मों के प्रति गजब की दीवानगी थी। निषाद ने सहमति दी। देखते हैं, चलो। मैनेजर ने उन्हें बॉक्स में बैठा दिया। थोड़ी देर बाद आकर अविनाश की बगल वाली सीट में बैठ गया। कुछ देर चिंतन कर बोला, बात हो नहीं पाती, पुर्जा भेजना पड़ता है, बुरा ना मानना। अविनाश कुछ न बोली, लेकिन माना लगते लगते मैनेजर अच्छा लगने लगा है। अद्वितीय भाव में अविनाश। जिस घर में जन्म लिया है वहाँ बड़े सपनों के लिए गुंजाइश नहीं है। बाबू की हैसियत नहीं है जो बड़े सपनों की गुंजाइश वाले घर में ब्याह देंगे। उसे मैनेजर की खिड़की बड़े सपने की तरह लगने लगी। पर्चियों को अंक सूची वाले फोल्डर में कीमती दस्तावेज की तरह सतर्कता से रखती। पर्चियाँ पढ़कर लगता एक बड़ा सपना हस्तगत हुआ है। मैनेजर पर्ची भेजकर बता देता, टॉकीज़ खाली जा रही है, फिल्म देख लो। माह 2 माह में बाबूजी की अनुमति लेकर माँ और बहनों के साथ देखती। प्रयोग ना होता तो निषाद और तरंग के साथ देखती। मैनेजर थोड़ी देर के लिए उसके पास बैठ जाता। एक बार उसकी हथेली थाम ली। हथेली की पीली खुरदुरी त्वचा पर उंगलियां फिराते हुए पूछा, ये क्या है? लैब में प्रैक्टिकल करते हुए हथेली पर नाइट्रिक एसिड गिर गया। एसिड से स्किन पीली होकर निकलने लगती है। अब नई स्किन आ रही है। घर में मेरी शादी की बात चल रही है। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मेरी दीदी तुम्हारे घर आएंगी। नहीं, अभी तो एमएससी पूरी करना है। बाबू बिल्कुल नहीं मानेंगे। मैं तुमसे ही शादी करूँगा। अविनाश इतनी अधीर अब तक ना हुई थी। वो और शैलेंद्र एक कमरे में सोती थीं। प्रसंग सुन शैलेंद्र इत्मीनान में दिखी। मैनेजर की दीदी को आने दो, घर बैठे ब्राह्मण लड़का मिल रहा है, बाबू का भार कम होगा, हम लोग बॉक्स में फिल्म देखेंगे। एक शाम मैनेजर की दीदी सचमुच चली आई।
कृपाकांक्षी की तरह बाबू से बात की। दामोदर मेरा एक ही भाई है, बहुत सीधा है, माँ नहीं है, मुझे ही उसके लिए सोचना है। वो योग्य है, इसलिए हमने किसी बाहरी आदमी को न रख उसे मैनेजर बनाया। जिम्मेदारी से काम करता है, उसे अच्छा वेतन दिया जाता है, मेरे साथ रहता है, शादी के बाद अलग रहेगा। दहेज नहीं चाहिए, उसकी शादी हो जाए तो मैं बेफिक्र हो जाऊं। दीदी को बाबू ने कृपा नहीं दी। आप आई, अच्छा लगा। हम सरयू पारी ब्राह्मण हैं, जजौतिया ब्राह्मण से संबंध नहीं करते। दीदी ने तर्क दिए, बाबू ने खारिज कर दिए। अम्मा के सामने जैसे अविनाश की मक्कारी खुल रही थी। दीदी के जाते ही बोली, इसीलिए सेत में सनीमा दिखाता है। शैलेंद्र ने फुसफुसा कर पैरवी की, अम्मा आगे भी सेत में देखोगी? बाबू की पतली सतर देह खिंच गई। दामोदर की बहन बेवकूफ़ है, तौहीन कराने चली आई। जो जौहतिया को दामाद बनाकर मैं नाक नहीं कटाऊंगा। शैलेंद्र ने पैरवी जारी रखी, मैनेजर अच्छा है बाबू, अविनाश के लिए कौन से अच्छे महकमे वाला लड़का ढूंढ लोगे? खूब दहेज लगता है। नहीं ढूंढ पाऊंगा, पर नाक नहीं कटाऊंगा। बड़ी संतान गलत रास्ता पकड़े तो छोटे भी पकड़ते हैं, ना पकड़े तब भी लोग पूरे परिवार को आवारा मान लेते हैं। घर में एक दो लड़के होने चाहिए, वे हों तो बहनें उपद्रव नहीं कर पाती हैं। अविनाश को भागना है तो भाग जाए, फिर अपना रूप ना दिखाए। अविनाश इस तरह गुनहगार की तरह खड़ी थी जैसे काले कारनामे किए हैं। उसकी हथेलियां भाप की तरह गर्म हो गई थीं। कहना चाहती थी, बाबू प्रेम का सूत्रपात मैंने नहीं किया, हो गया है तो इच्छा हो आई। थोड़ी धूप, थोड़ी किरणें, थोड़ा सा चटक खिला हुआ समय मेरे हिस्से में आए। घर में एक दो लड़के होने चाहिए, यही सुनते हुए बड़ी हुई हूँ। जैसे भाई बहनों की निगरानी करने, आतंक फैलाने के लिए होते हैं। तुमने आज एक बार फिर कह डाला हम बहनों ने जन्म लेकर गुनाह किया है। कह ना सकी। बाबू ने कभी किसी को कुछ कहने की मोहलत ही नहीं दी। अच्छे स्वभाव, अच्छे व्यवहार वाली अविनाश परिवार के लिए धूमकेतु बन गई। विपत्तियों से प्रगाढ़ता बढ़ गई। एक सप्ताह घर से न निकली। अगले सप्ताह 2 दिवसीय प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स थे। बाबू ने सतर्कता बतौर 2 दिन की छुट्टी ली। उसे साइकिल में पीछे बैठाकर कॉलेज ले गए और लाए। फिर सालाना इम्तिहान की तैयारी के लिए प्रिपरेशन लीव हो गई। मई में 4 पेपर हुए। प्रत्येक सोमवार को सुबह बाबू से साइकिल से कॉलेज ले जाते, 11 बजे वापसी। कैरियर पर बैठी अविनाश मैनेजर की बंद खिड़की को हसरत से देखती। बाबू ने तैयारी बढ़ा दी। अंतिम जून में उसे 8 वर्ष बड़े माध्यमिक शाला के शिक्षक गुरुप्रसन्न से ब्याह दिया। विवाह में गुरुप्रसन्न के पिता उचट रहे थे। बारात की खातिरदारी ठीक से नहीं हो रही है। इंदरहर की कढ़ी के अलावा सब बेस्वाद है। बारात में आया नौआ, चढ़ाऊ की पेटी जिसमें ससुराल से आए वस्त्र जो वधू पहनकर मंडप में बैठती है, लेकर आंगन में आया। वहाँ चल रही शीर्ष वार्ता को उसने चित्त में अंकित कर लिया। छोटी मौसी अम्मा को ताना दे रही थी, जीजी द्वारचार में मैंने दूल्हे को देखा, अविनाश से बहुत बड़ा लगता है, देखा भाला नहीं था? अविनाश की विघ्न संतोषी बुआ ने स्पष्ट किया, देखते भालते तो टॉकीज मैनेजर भगा ले जाता। नौआ ने गुरु प्रसन्न के घर पहुंचकर समाचार फैला दिया। अविनाश ने बार बार स्पष्टीकरण दिया। मैनेजर की ओर से जो भी दिलचस्पी रही हो, उसकी ओर से संवाद नहीं हुआ, लेकिन गुरु प्रसन्न मौके बेमौके उसका इंटरोगेशन करता रहा है। उसे फाइनल नहीं करने दिया कि मैनेजर ने तब न भगाया तो अब भगा ले जाएगा। जुलाई में कॉलेज खुल गया। मैनेजर खिड़की से झांक कर अविनाश की राह देखता। एक दिन सिंदूर लगाए आती दिखी, वो उसकी राह में आ गया। अविनाश कब? शैलेंद्र ने कारण बताया, बाबूजी ने शादी कर दी, टीसी लेने जा रही है। मैनेजर की नम आँखें, लाचार चेहरा, शालीन मौन अविनाश के दिल से फिर नहीं गया। गुरुप्रसन्न की पोस्टिंग उन दिनों जिस गांव में थी, उस गांव का जर्जर सड़क मार्ग बरसात में निकटतम कस्बे से कट जाता था। नाव से आना जाना करना पड़ता। संजना के जन्म के लिए अविनाश नाव से कस्बे के अस्पताल गई थी। फिर छोटे शहर के लिए तबादला हुआ। संध्या और संयमी यहाँ जन्मी। संयमी के जन्म पर गुरुप्रसन्न ने बदसलूकी की। मैनेजर भगा न ले जाए, इसलिए तुम्हारे बाबू को शादी की इतनी जल्दी थी कि मांगने पर भी उन्होंने तुम्हारी कुंडली नहीं दी। नाड़ी दोष है। नाड़ी एक हो तो संतान नहीं होती या कन्या होती है। तुम्हारे भाई नहीं है, पूत भी नहीं होगा। अविनाश उसी तरह अररा के रोई थी जिस तरह अम्मा राकेश के जन्म पर रोई थी। ईश्वर शायद जानता था संयमी तिरस्कृत संतान होगी, इसीलिए उसे रूप और बुद्धि में अव्वल रखा। युवा होते होते अविनाश का प्रतिरूप हो गई।
उत्तम अंकों से भौतिक शास्त्र में परास्नातक हुई। एक अंग्रेजी माध्यम उच्चतर माध्यमिक निजी विद्यालय में भौतिक शास्त्र पढ़ाने का अवसर इस तरह मिल गया जैसे पद अब तक उसके लिए रिक्त था। छात्राएं, गुरुप्रसन्न छात्रों को घर आने की अनुमति नहीं देता था। ट्यूशन पढ़ने घर आने लगीं। संयमी ने अपना पहला वेतन अविनाश को दिया। माँ, चाहे जिस तरह खर्च करो। गुरुप्रसन्न ने पूरा वेतन उसे कभी नहीं सौंपा। संयमी रईसी का बोध कराना चाहती है। तुम्हारा है संयमी, तुम रखो। पैसों का हिसाब किताब मुझे नहीं आता। इसी तरह होती है संधि, बनते हैं अवलंबन। संयमी गुरुप्रसन्न की बदसलूकी को खूब समझती थी। अविनाश को इस तरह समीपता देने लगी कि अविनाश के लिए प्रमुख बन गई। माँ, तुमने फाइनल क्यों नहीं किया? नहीं हो पाया। कर लेती तो प्रोफेसर होती। उन दोनों एडहॉक अपॉइंटमेंट मिल जाता था। तुम्हारे पापा ने नहीं करने दिया। पापा के दिमाग की बनावट पता नहीं किस तरह है। तुम्हें चंगेज़ खान टाइप पति के साथ रहने में दिक्कत नहीं हुई? मैंने दिक्कतों पर ध्यान देना छोड़ दिया है। सेहत सही रखने का ये बहुत अच्छा तरीका है। स्कूल की ओर से जल्दी ही संयमी का बैंक अकाउंट खुल गया। सैलरी खाते में जाती। वो ट्यूशन फीस अविनाश को दे देती। माँ, फीस। अविनाश आटा सान रही थी। मेरी अलमारी के सीक्रेट चैम्बर में रख दो, मैं वहीं रखती हूँ। चारों खाने वाली स्टील की अलमारी अविनाश को दहेज में मिली थी। दूसरे खाने के नीचे सीक्रेट चैम्बर इस तरह बना था कि इसके होने का अनुमान नहीं होता था। पैसे रखते हुए संयमी को पर्ची नुमा प्रेम पत्र मिले। नाम क्या है? मुझे तुम अच्छी लगती हो। फिल्म देख लो। दीदी तुम्हारे घर आएंगी। ये मेरे जीजा जी का टॉकीज़ है। सफ़ेदी खोकर पीली हो चली पर्चियाँ। संयमी अद्वितीय भाव से गुजरी। खानदान में प्रेम करने वाली वो पहली नहीं दूसरी है। माँ, तुमने प्रेम किया था? संयमी अविनाश को इस तरह नरम नज़र से देख रही थी कि उसे असहज न लगे अपराध किया है, न लगे प्रेम प्रसंग जाहिर हो गया है। क्या बोलती हो संयमी? ये पर्चियाँ। टॉकीज़ मैनेजर बुद्धू था। प्रेम पत्र ऐसे लिखता था जैसे किराने की सूची बना रहा हो। अविनाश ने भाव छिपाने का जतन किया, पर लगा भीतर तरुणाई बाकी है। मुझे दो, जला देती हूँ। कीमती हैं। पापा से शादी का विरोध क्यों नहीं किया था तुमने? तब लड़कियां विरोध नहीं करती थीं। नाना ने यह भी नहीं देखा पापा के सिर पर बाल कितने कम हैं। प्रेम करने वालों को पुरखे सजा देते आए हैं बेटा। प्रेम करना दुनिया का सबसे अच्छा व्यवहार है। इंटरनेट पर मैनेजर का पता लगाऊं? प्रेम जैसा कुछ नहीं था। पर्चियां संभाल कर रखी हैं, मतलब प्रेम जैसा नहीं, प्रेम ही था। मैनेजर के बारे में सोचती हो? नहीं। मनपसंद के साथ मानसिक जुड़ाव रखना व्याभिचार नहीं है। अविनाश ने संयमी को इस तरह देखा जैसे बौरा गई लड़की को देख रही हो। तुम्हारी बातें डरा रही हैं। डर ने प्रेम करने वालों का हमेशा नुकसान किया है। मैं पर्चियों को अपने पास रखूंगी। प्रेरित ना हो जाना। प्रेम प्रेरित होकर नहीं होता माँ, ना ही प्रेम में चॉइस होती है। कोई एक अच्छा लगने लगता है। कोई लगा? संचय सोनी रोली ट्यूशन पढ़ने आती है ना, उसका बड़ा भाई है, उसे लेने छोड़ने आता है। अविनाश संयमी को देखती रह गई। 35 बरस में समय कितना बदल गया है। माताएं पुत्री के प्रेम को सहजता से स्वीकार नहीं करती थीं। अब पुत्री माँ के प्रेम को सहजता से ले रही है। अपने प्रेम का खुलासा वाहवाही की भांति कर रही है। मैनेजर ब्राह्मण था, लेकिन बाबू की नाक कट रही थी। ये तो स्वर्णकार है। अब नहीं कटती, संचय से तुमको मिलवाऊंगी। संयमी 2 बजे दोपहर स्कूल से लौटी। साथ में संचय था। गुरुप्रसन्न इस वक्त स्कूल में होता है। संचय ने अविनाश के चरण गहे। अविनाश ने देखा, लंबा दमदार सा संचय प्रभावी लग रहा है, साहसी भी होगा। मैनेजर ने मध्यस्थ बनाकर दीदी को भेजा था। अब प्रेमी खुद प्रस्ताव लेकर आने लगे हैं। भ्रामक सा चेहरा बनाए बैठी अविनाश ने बहुत कम बात की। उसकी नाड़ी का रक्त वैसे ही सूख रहा था जैसे मैनेजर की दीदी के आने पर सूख गया था। संचय जिस तरह बोल रहे थे, जाहिर था घुल मिल चुके हैं। जाते समय संचय ने अविनाश के पुनः पैर छुए। संयमी ने प्रगाढ़ता से हाथ मिलाया। उसे विदा कर संयमी अविनाश से लिपट गई। माँ, संचय अच्छा है ना? कुछ तो लिहाज हो, तुम दोनों मेरे सामने हाथ मिला रहे थे। संयमी उन्मुक्त होकर हंसी। कल्चर है, अब तो फ्रेंड्स हग करते हैं। शील रहा ही नहीं। जरूरत नहीं है, अब कोई नहीं छिपाता किसके कितने अफेयर हैं या ब्रेकअप हुए हैं। लोग पर्सनल मानकर ध्यान ही नहीं देते। मैं और संचय करीब आ चुके हैं। उससे इतना मिलती जुलती हो?
प्रेम पत्र वाला ज़माना नहीं है, मोबाइल करीब ले आया है। पिकनिक स्पॉट, रेस्टोरेंट, मॉल, थिएटर में संचय के साथ कुछ बार गई हूँ। तुम मैनेजर से सड़क के अलावा कहीं मिली? बाबूपुर में तब ना रेस्टोरेंट थे ना पार्क। अरे रेडीमेड कपड़ों की एक सिर्फ दुकान थी जो हमारी हैसियत से बहुत महंगी थी। थैंक गॉड मैं उस ज़माने में पैदा नहीं हुई। नाक कटने जैसी दुहाई आज भी दी जाती है। मुझे दुहाई से नफरत है, दर्द देती है। मैनेजर तो ब्राह्मण था, संचय स्वर्णकार है। पापा नहीं मानेंगे, एक दो लड़कों से बात चला रहे हैं। मना कर दो। पापा को चंगेज़ खान नाम तो तुम्ही ने दिया है। चंगेज़ खान हारा भी था। माँ, तुम्हें मैनेजर के लिए कभी अफसोस नहीं हुआ? प्रेम विकट स्थिति है। प्रेमी से शादी ना हो तो अफसोस होता है, प्रेमी पति बनकर बदल जाए वो अफसोस बहुत बड़ा होता है। दोनों तरह से अफसोस होना है तो मनमर्जी करके हो। मैं तुम्हारी तरह शस्त्र समर्पण नहीं करूँगी। अविनाश को संयमी पर अचंभा होता है, संयमी पर करुणा होती है। वो रोई, किसी ने नहीं सुना। वो लड़ेगी, कोई नहीं सुनेगा। अब तक प्रेम करने का आरोप था, अब आरोप लगेगा। जिस माँ का प्रेमी रहा उसकी बेटी प्रेम करे, यह अनोखी बात ना होगी। प्रेम को एक बार फिर दुहाई से गुजरना होगा। अविनाश डरी रहती है। उसके डर को बढ़ाते हुए गुरु प्रसन्न ने एक लड़के की तस्वीर दी। बहुत अच्छे ब्राह्मण हैं, संयमी को फ़ोटो दिखा देना। संयमी नेट की तैयारी कर रही है। करती रहेगी। शादी के बाद नहीं हो पाता, हो जाता है। मेरा फाइनल कहाँ हुआ था? होता तो तुम रफू चक्कर हो जाती। अविनाश ने पूरी निष्ठा स्कूल को दी है, लेकिन इस कलंक से मुक्त नहीं हो सकी। तस्वीर को उपेक्षा से मेज पर रख संयमी ने ठोस जवाब दिया, माँ, बरों शंभु नत रहो कुंवारी। संयमी, तुम शैलपुत्री नहीं हो। प्रेम, श्रद्धा, भक्ति सब भगवान को क्यों मिलता है? कुछ इंसानों को भी मिले। टेंशन मत लो, मैं पापा से बात कर लूँगी। अविनाश जानती थी संयमी अपनी सोच को संपूर्णता में प्रस्तुत करती है, पर नहीं सोचा था गुरु प्रसन्न से सीधे मुखातिब होकर निर्णायक बात करेगी। पापा, मैं संचय से शादी करूँगी, कहीं बात नहीं चलाना। गुरु प्रसन्न वैसे भी पूछताछ करने जैसे भाव में बात करता है। ये खुलासा तो सचमुच पूछताछ करने जैसा है। कौन संचय? संचय सोनी। कुलीन ब्राह्मण के घर में पैदा हुई हो, स्वर्णकार क्यों बनना चाहती हो? वो अच्छा लड़का है। मुझे समाज में खिल्ली नहीं चाहिए। अविनाश को लगा दीवान पर गुरु प्रसन्न नहीं, बाबू बैठे हैं। हम उच्च कुलीन गौतम ब्राह्मण हैं, जुझौतिया से संबंध कर नाक नहीं कटाएंगे। वो नहीं कह सकी थी जुझौतिया ही सही, पर मैनेजर ब्राह्मण है। संयमी ने कहा, पापा सहमति रहे तो खिल्ली नहीं उड़ती। स्वर्णकार पायजेब गढ़ता बैठा रहता होगा। बिल्डर है। अरे ऐसे बिल्डर बहुत देखे हैं। बिल्डर में कोई कमी होती है? संजना और संध्या की शादी जैसे डॉक्टर इंजीनियर से की है। अविनाश को लग रहा है जैसे शैलेंद्र कह रही है। बाबू, अविनाश के लिए कौन सा अच्छे महकमे वाला लड़का ढूंढ लोगे? नहीं की, लेकिन बराबर के ब्राह्मण परिवार में की, समाज में प्रतिष्ठा बढ़ी। दोनों की शादी का कर्ज अब तक नहीं चुका पाए हो, लेकिन प्रतिष्ठा बढ़ी। संचय एक पैसा ना लेगा। मकान बेच दूंगा, पर बराबरी का ब्राह्मण ढूंढूंगा। मैं नहीं बेचने दूंगी। हमारा आधा जीवन किराए के मकान में बीता, तब जाकर 3 कमरों का काम चलाऊ मकान बना। बहुत जबान चलती है। भाई होता तो कंट्रोल में रहती। नहीं हुआ तो मैं क्या करूं? कंट्रोल मतलब? होता तो ऑनर किलिंग करता। प्रेम के ढकोसले को जानता हूं। एसिड अटैक, हड़कंप, हत्या, धोखा जैसी गिरी हरकतें होती हैं। धोखा होगा तो चली आऊँगी, कमाती हूँ। जाओ यहाँ से। संयमी इस तरह सामान्य भाव में गई जैसे अभी हुई वार्ता में असामान्य कुछ भी नहीं था। गुरु प्रसन्न शिनाख्त करने जैसा व्यवहार करने लगा। संयमी अपने संकल्प पर दृढ़। अविनाश डरी हुई। संयमी की आंखों में जो एक पूरी दुनिया आ बसी है, उसका अंत वैसा ना हो जैसे उसका हुआ। जमीन, हवा, पानी कुछ भी पहले जैसा नहीं लगता है। देख रही है ताबड़तोड़ चहलकदमी करने वाली लड़की स्कूल, ट्यूशन, अपने कमरे तक सीमित हो गई है। गुरु प्रसन्न स्कूल जाते हुए दोहरा जाता है, संयमी की निगरानी रखना। अविनाश खौफ में है। संयमी स्कूल गई है, लौटेगी कि नहीं। स्कूटी इतना तेज चलाती है कि मालूम नहीं दूरी तय कर कहाँ चली जाए। वो हर बार लौट आती। खिड़की से झांकती प्रतीक्षारत अविनाश में उसे वो अतृप्त स्त्री दिखाई देती जो प्रेम के बोध से गुजर चुकी है। माँ, पापा की हिदायत को इतना क्यों मानती हो? आराम से रहो, मैं नहीं भागूंगी। पापा की सहमति होगी तभी संचय से शादी करूंगी, वरना शादी ही नहीं करूंगी।
मैं ईश्वर से रोज़ प्रार्थना करती हूँ तुम्हारे पापा को उदार बना दें। मैं ईश्वर को नहीं पुकारती, अपनी जिद पर भरोसा है। अविनाश ने भी ईश्वर से शत्रुता ठान ली थी। मिलन नहीं होना था तो मैनेजर से मुलाकात क्यों कराई? अब संयमी के लिए उसे ईश्वर की ज़रूरत है। पिछले जन्म में तुमने अच्छे कर्म किए होंगे तो साध जरूर पूरी होगी। पिछले जन्म का फल इस जन्म में, इस जन्म का फल अगले जन्म में। इस जन्म का निपटारा इसी जन्म में क्यों नहीं होता माँ? हो सकता है संचय से कोर्ट मैरिज कर लो। मैं एक बार फिर तुम्हें कटघरे में खड़ा नहीं होने दूंगी। संयमी रात को जब गुरु प्रसन्न के सो जाने का अनुमान लगा लेती, अपने कमरे में तल्लीनता से संचय के मोबाइल पर बात करती। बात कर रही थी, सहसा गुरु प्रसन्न ने सेंधमारी कर डाली। स्वर्णकार से बात की तो उसे मैं देख लूँगा। संयमी जानती है अपनी पैरवी खुद करनी है। पापा संचय को बीच में ना लाओ, जो करना है मेरा करो। आज से घर से नहीं निकलोगी। सालाना इम्तिहान को मात्र 2 माह हैं, कोर्स पूरा कराना है। लेकिन संयमी पर बंदिश बैठा दी गई। स्कूल से कॉल आया नहीं, आएगी तो जॉब से निकाल दिया जाएगा। ट्यूशन पढ़ने आई छात्राओं ने गुहार लगाई, परीक्षा नज़दीक है, साल खराब हो जाएगा। गुरु प्रसन्न निर्मम बने रहे। स्कूल जाने के अलावा चौकसी करता, बैठक में आसीन रहता। अविनाश से 2 टूक कहा, मेरे स्कूल जाने के दौरान ये भाग जाती है तो तुम बाबूपुर की बस पकड़ लेना। गुरु प्रसन्न के स्कूल जाते ही अविनाश संयमी को तसल्ली देने लगती। वक्त पर नहाओ खाओ, क्या सेहत गिरा लोगी? अच्छा महसूस कर रही हूँ। अपने कमरे को अलग तरह से देखने लगी हूँ, जैसे पहली बार देख रही हूँ। घर जरूर घर नहीं लगता, छत और दीवार लगता है। मैं अपने परिवार को इतना भरोसेमंद समझती थी, पता चल रहा है परिवार में रहने की शर्तें होती हैं। शर्त ना मानो तो घर में बंद करने जैसा 16वीं सदी का चलन चलाया जाता है। माँ, मुझे मालूम है मेरे जन्म पर रोना धोना हुआ था। बचपन में मैंने बहनों की उतरन पहनी है, पर मैंने अच्छा माहौल बनाने की हमेशा कोशिश की। पापा तुमसे बदसलूकी करते हैं, इसलिए मैं हमेशा तुम्हारे पक्ष में रही। अब मैं अपने पक्ष के लिए लड़ूंगी। अविनाश स्थिर दृष्टि से संयमी के मुख को देखने लगी। मुख में जोश दिखता था, अब थकान दिखती है। अस्वीकार के साथ ये बड़ी हुई है। अच्छा हो जो अब अपना मकसद पाले। संचय से बात होती है दिन में कई बार। कल ही उसने मेरे मोबाइल में बैलेंस डलवाया है। पापा मुझ पर पहरा बैठा रहे हैं, मोबाइल पर नहीं बैठा पाएंगे। कोई आइडिया दो जो कमाल का हो। मुझे सिर्फ अंधेरा नज़र आता है बेटा। कभी कभी अंधेरा ज़रूरी होता है। कल रात मैं खिड़की से आकाश देख रही थी। ये मेरे बचपन वाला तारों भरा आकाश नहीं था। बहुत कम तारे दिख रहे थे। तारे अपनी जगह पर हैं, पर हमारे आसपास प्रकाश बहुत हो गया है। तारों को देखना है तो आसपास अंधेरा होना चाहिए। अविनाश खौफ में है। संयमी दार्शनिक बातें करने लगी है। क्या मानसिक अस्थिरता जैसा कुछ हो गया? चली जाओ संयमी, पापा से क्या कहोगी? मेरा जो होगा हो जाने दो, तुम्हें दोबारा कटघरे में नहीं डालूंगी। जड़ता की जद में घर। शाम को तो साहसी की तरह संचय घर में घुसाया। बैठक में बैठा गुरु प्रसन्न बौखला गया। मेरे घर आने की हिम्मत कैसे हुई? संयमी को बंद क्यों कर रखा है? वो एडल्ट है। पुलिस में रिपोर्ट कर दूं तो जेल हो जाएगी। आप मेरे ससुर बनेंगे, इसलिए मैं लड़ना नहीं चाहता। जाते हो या मैं कोर्ट मैरिज कर लूं? पर बेवकूफ़ संयमी आपकी हामी का इंतज़ार कर रही है। जाते हो या बसने नहीं आया हूं आपके यहाँ। संयमी को स्कूल नहीं जाने दे रहे हैं, ट्यूशन पढ़ाने नहीं दे रहे हैं। स्टूडेंट्स का नुकसान हो रहा है। रोली कल पढ़ने आएगी, मैं उसका साल खराब नहीं होने दूंगा। संचय जिस तेजी से आया था उसी तेजी से चला गया। संचय के रुख ने गुरु प्रसन्न को सुलगा दिया। संयमी को कमाल का आइडिया दे गया। यही कि अनुनय विनय बहुत हुई, व्यवहार में तेजी लानी होगी। सुबह वो स्कूल के लिए तैयार हो गई। गुरु प्रसन्न के लिए ये अब तक की सबसे बड़ी अवमानना थी। भाग रही हो तो वापस ना आना। अविनाश ने गुरु प्रसन्न के सुलगते मुख को देखा। बाबू का मुख भी इसी तरह सुलग रहा था। अविनाश को भागना है तो भाग जाए, फिर अपना रूप ना दिखाए। संयमी ने मुकाबला किया। रुक्का नामा लिख कर दूं? भाग नहीं रही हूँ कि वापस नहीं आऊँगी। स्कूल जा रही हूँ, शाम को ट्यूशन पढ़ाऊँगी। कोर्स पूरा कराना मेरी जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी समझती तो स्वर्णकार से पापा धीरे बोला करो, सुनकर पड़ोसी हंसते हैं। स्कूल जा रही हूँ, ठीक वक्त पर लौट आऊँगी। संयमी महात्मा गांधी के सत्याग्रह वाली राह पर थी। स्कूल जाती, शाम को ट्यूशन पढ़ाती, अपने कमरे में समय बिताती।
गुरुप्रसन्न एक तरह से नाता खत्म कर बैठक में रहने लगा। अविनाश अपने अतीत को याद करते हुए वर्तमान को परखते हुए संयमी के भविष्य के चित्र खींचती रहती है। अचानक संजय के माता पिता आ पहुँचे। उसकी माँ ने अनुनय की। अविनाश को लगा ये संजय की माँ नहीं, मैनेजर की दीदी है। दीदी ने अनुनय की तरह की थी। संजय की माँ ने अनुनय के साथ व्यवहारिक अड़चनों का भी उल्लेख किया। संयमी की सराहना करती हूँ जो आपकी सहमति के बिना शादी नहीं करना चाहती। समय बहुत बदल गया है, जाति धर्म में कुछ नहीं रखा। कल ही मैंने अखबार में पढ़ा, प्रेमी प्रेमिका ने रेल से कटकर जान दे दी। संयमी ऐसा कुछ करे तो आपको पुलिस के चक्कर लगाने पड़ेंगे। बच्चों की खुशी के लिए माता पिता क्या क्या नहीं करते। संजय की माँ यथाशक्ति बोलती रही। पिता समर्थन में शीश झमकारते रहे। अविनाश भरी आंखों से परिदृश्य देखती रही। मौन से निकलकर गुरुप्रसन्न ने सूत्र वाक्य कहा, आप लोग जाएं, मैं घर में मजमा पसंद नहीं करता। ये जैसे निर्णायक सूत्र वाक्य था। अविनाश कभी नहीं लड़ी, अपने लिए बिल्कुल नहीं लड़ी। संयमी के लिए बिगुल फूंक दिया। ये वो शक्तिशाली फूंक थी जो 35 सालों से उसके भीतर भरी थी। गुरुप्रसन्न ने नहीं सोचा था अविनाश ऐसी ताकतवर होकर उभरेगी, जैसे ताकतवर बनने के लिए लंबी तैयारी कर रही थी। मैं संयमी की शादी संजय से करूंगी। मैं खिल्ली नहीं चाहता। नहीं चाहते तो शादी में भागीदारी करो। संयमी ठीक कहती है, अब लोग पर्सनल मान कर किसी को कुछ नहीं कहते। स्वर्णकार ना कहते होंगे, ब्राह्मण समाज कहता है। मैं नहीं चाहती संयमी का जीवन मेरी तरह स्पष्टीकरण देते हुए बीते। मैंने बार बार बताया मेरी ओर से कुछ नहीं था, पर तुम आज भी शक करते हो। संयमी के अफेयर की जानकारी मोहल्ले, स्कूल हर कहीं है। कथित ब्राह्मण परिवार में इसकी शादी करोगे, यदि उन्हें अफेयर की जानकारी हो गई तो संयमी मेरी तरह स्पष्टीकरण नहीं देगी। तलाक लेकर तुम्हारे घर की शोभा बनेगी। कहो तो घर त्याग कर जंगल में बस जाऊं। इसे और स्वर्णकार को घर में बसा लेना, बुढ़ापा पार हो जाएगा तुम्हारा। योजना अच्छी तो है, विचार करूंगी। मेरे साथ मिलकर कन्यादान कर दोगे तो खिल्ली नहीं उड़ेगी। नहीं करते हो तो मैं अकेली काफ़ी हूँ। अविनाश नहीं जानती थी बेलाग बोल सकती है। संयमी ने नहीं सोचा था बेलाग बोल पाएगी। गुरुप्रसन्न ने नहीं सोचा था कि बेलाग बोलेगी। बोलेगी ही नहीं, संयमी को स्वर्णकार बनाकर दम लेगी। संयमी घर खाली कर गई। गुरुप्रसन्न बैठक में रखे दीवान पर इस तरह निशक्त बैठा है जैसे दिवालिया होकर लौटा है। संयमी के तकिए पर सिर रख अविनाश हिलक रही है। 35 साल पहले ताकतवर हुई होती तो अपनी जिंदगी जी लेती। अभी आप सुन रहे थे सुषमा मुनींद्र जी की लिखी हुई एक उम्दा कहानी, ये इश्क इश्क है इश्क इश्क। हिंदी साहित्य की सशक्त और उम्दा कहानियाँ निरंतर सुनते रहने के लिए चैनल्स को सब्सक्राइब अवश्य करें। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।